हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कितनी एटीपी जनरेट होती है, तो ये सारा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी इस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो हमने देखा था कि जब ग्लूकोज बना था तो ग्लूकोज से क्या बने थे, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बने थे। हमने देखा था, हमने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में देखा था ग्लूकोज था तो ग्लूकोज से क्या बना था, ग्लूकोज में एंड प्रोडक्ट बना था पायरुवेट। ग्लूकोज क्या होता है कि हमको पता है कि ग्लूकोज एज ए एनर्जी सोर्स प्लांट हो एनिमल्स हो सब में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है किस चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए। जैसे हमारा कभी फास्ट हो गया या फिर हम मील बहुत लंबे टाइम तक हमने खाना नहीं खाया, फिर जो एक्सरसाइज मसल होती है उनमें क्या होता है ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीटेड हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होती है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर है, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर जैसे कि फैट्स हुए या फिर जैसे कि कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनसे क्या बनाएंगे हम, ग्लूकोज। यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर से हम ग्लूकोज बनाएंगे। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, ग्लाइकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, वो पायरुवेट बना रहा था। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, हम प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाएंगे, यानी ये उल्टा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस अकम्प्लिश बाय पाथवे ग्लूकोन विच कन्वर्ट पायरुवेट एंड रिलेटेड थ्री कार्बन कंपाउंड इनटू द ग्लूकोज। यानी पायरुवेट को ग्लूकोज, पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है। लेकिन ये पायरुवेट हमें कहाँ से मिलेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से, ठीक है। जो मैमल्स होते हैं उनमें जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है मेनली किस में होती है, लीवर में होती है, और कुछ थोड़ा बहुत क्या होता है जो रीनल कॉर्टेक्स होता है उसमें होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो ग्लाइकोलाइसिस है, उसमें क्या होता है बहुत सारे स्टेप तो क्या होते हैं सेम ही होते हैं, जस्ट रिवर्स होते हैं। लेकिन कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, उनके लिए क्या करेंगे हम, कुछ और एंजाइम ऐड करेंगे जिससे कि क्या हो पाए, हम पायरुवेट से क्या बना पाए, अपना ग्लूकोज बना पाए। तो क्या होता है, 7 स्टेप जो ऐसे होते हैं, हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में देखा था 10 स्टेप होते हैं। तो 10 में से क्या होता है, 7 स्टेप तो ऐसे होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्या होते हैं, जो बचे हुए 3 स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटेंसिवली इरिवर्सिबल होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी रिएक्शंस होती है जो इरिवर्सिबल होती है, तो पहली होती है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज। तो इधर देखिए, ग्लूकोज से क्या बना था, पहले स्टेप ने ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, कौन सी एंजाइम की हेल्प से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स के हेल्प से। तो इसमें क्या हो रहा था, ये रिएक्शन क्या थी, एक ही डायरेक्शन में है, यानी ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बना सकते, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम चाहिए। दूसरा इसमें क्या बोल रहा है, द फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बाय PFK। तो क्या है, फॉस्फोराइलेशन होता है, जो यहाँ पे है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये जो ये वाला जो हम प्रोसेस देख रहे हैं ये भी क्या इरिवर्सिबल है, यानी ये पीछे की तरफ नहीं हो सकती। ये एंजाइम्स, जैसे हम इस एंजाइम से ये बना रहे हैं तो हम इससे ही दोबारा ये नहीं बना सकते हैं। इससे हमें क्या है, इससे हमें अगर ये बनाना है तो हमें क्या है, अलग एंजाइम चाहिए होगा। और हमें देखिए यहाँ जैसे क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है, जो ये वाली और ये वाली प्रोसेस है, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। और एक है जो लास्ट वाली, जिसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है, ये क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इसमें क्या है, मेनली ATP एनर्जी चाहिए होती है, तो इसी वजह से क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ATP की सिंथेसिस हो रही है, इसलिए ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो हम इन, अब जो ये 3 स्टेप हैं, और स्टेप तो सेम है, और स्टेप जस्ट क्या होंगे, रिवर्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो ये 3 स्टेप है इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है उसमें हम देखेंगे, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं ना, तो पायरुवेट से क्या बनाएंगे हम, पायरुवेट से बनाएंगे हम ग्लूकोज। तो पायरुवेट से ग्लूकोज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने 2 पायरुवेट लिए, ठीक है। अब 2 पायरुवेट आए, उसके बाद क्या करेंगे हम, पायरुवेट से कैसे बनेगा, सबसे पहले पायरुवेट से हमारा जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट वो कैसे बनेगा, द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट।
ये जो एंजाइम ये जो रिएक्शन होती है ये पायरुवेट काइनेज इस रिएक्शन को नहीं कर सकता था। हमने देखा था फॉस्फोइनोल पायरुवेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है पायरुवेट काइनेज की हेल्प से, लेकिन पायरुवेट काइनेज क्या नहीं कर पाएगा अब इस रिएक्शन को, मतलब रिवर्सिबल नहीं कर पाएगा, यानी पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बना पाएगा। तो पायरुवेट को सबसे पहले कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है पायरुवेट को भेजा जाता है, कि पायरुवेट को बोला जाता है भाई तुम माइटोकॉन्ड्रिया में जाओ वहाँ, या फिर पायरुवेट कहाँ से बनेगा, हमने कहा नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर, तो क्या होगा एलानिन क्या है एक अमाइनो एसिड से वो क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें ट्रांसअमाइनेशन होगा, वो क्या बनाएगा पायरुवेट बनाएगा, ठीक है। फिर ये पायरुवेट क्या होगा, इस पे एंजाइम्स एक्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और ये क्या बनाएगा, ये लास्ट में बनाएगा हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये कैसे होता है इधर देखते हैं, ठीक है। तो क्या था ये हमारा पायरुवेट था, ये साइटोसोल में था, ये पायरुवेट क्या होता है हमारे किस में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। जब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है तो उसमें एक एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है, पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है। जब ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है एक CO2 मॉलिक्यूल यूज होता है, तो क्या होता है ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है उसके लिए रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होते माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो क्या कर देते हैं इस ऑक्जेलो एसीटेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं मेलेट में। ये किस किस एंजाइम की हेल्प से होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डिहाइड्रोजिनेस, मेलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स होता है, वो क्या करता है ऑक्जेलो एसीटेट को मेलेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर मेलेट के लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे, ये क्या करते हैं मेलेट को क्या कर देते हैं ट्रांसपोर्ट कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में। अब क्या हो गया साइटोसोल में हमारा मेलेट आ गया। अब साइटोसोल में क्या होता है साइलोट मेलेट मेलेट डिहाइड्रोजिनेस, वही सेम मेलेट डिहाइड्रोजिनेस, ये क्या करता है मेलेट को किस में कन्वर्ट कर देता है फिर से ऑक्जेलो एसीटेट में। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या थे ट्रांसपोर्टर नहीं प्रेजेंट थे। फिर क्या हुआ ऑक्जेलो एसीटेट हमारा बन गया। तो ऑक्जेलो एसीटेट जब हमारा बना तो उसके बाद क्या हुआ ऑक्जेलो एसीटेट को साइटोसोलिक फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्या होता है कौन सा एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ठीक है कार्बोक्सीकाइनेज, ये एंजाइम क्या करता है कार्बोक्सीकाइनेज वाला एंजाइम ऑक्जेलो एसीटेट को किस में कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, किस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो क्या हुआ पायरुवेट था, पायरुवेट क्या हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ। फिर ऑक्जेलो एसीटेट के लिए ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं थे, वो मेलेट में कन्वर्ट होगा कौन से एंजाइम की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होगा NADP का एक्सपेंडिचर होगा। फिर मेलेट क्या होता है साइटोसोल में आता है, फिर साइटोसोल में आने के बाद क्या होता है मेलेट जो होता है फिर से ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है कौन से एंजाइम की हेल्प से साइटोसोलिक मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर ऑक्जेलो एसीटेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है कौन से एंजाइम की हेल्प से फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ठीक है कार्बोक्सीकाइनेज, और एक CO2 निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। या फिर क्या हो सकता है कि लेक्टेट हो सकता है साइटोसोल में प्रेजेंट, तो लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करेगा उसको पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। जब वो पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा तो पायरुवेट डायरेक्टली किस में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा और सेम प्रोसेस होगी जो कि क्या हुआ था जो कि हमारे क्या हो। या फिर इसमें ऐसा हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया पायरुवेट ऑक्जेलो एसीटेट, इसमें क्या था हमने मेलेट में कन्वर्ट किया, हम उसको डायरेक्ट पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम्स की हेल्प से। फिर उसके लिए ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं और फिर उसको क्या साइटोसोल में उसको क्या किया जाता है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है जो पायरुवेट होता है वो हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो सेकंड स्टेप था जो इरिवर्सिबल था अब हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया तो इसके बाद ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ से ये क्या है 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा और एंजाइम सेम वही यूज़ होंगे जो हमारे किस में हुए थे जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम यूज़ हुए थे वही एंजाइम यूज़ हो जाएंगे, जैसे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस ग्लिसरो 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज सेम एंजाइम यूज़ होंगे यहाँ तक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक क्या हुए सेम एंजाइम होंगे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक आने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा जो रिएक्शंस होगी वो दूसरी तरीके से होगी, ठीक है।
तो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज अ सेकेंड बाईपास। इसमें क्या होता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट है ये इरिवर्सिबली क्या था, ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 बिस्फॉस्फेट में। कौन से एंजाइम की हेल्प से, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेज, जो इसका नाम है बस फॉस्फेटेज लग जाएगा। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में दूसरे एंजाइम की हेल्प से, वो नहीं जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ हुआ था। और सब में सेम होगा, लेकिन क्या होगा, 3 स्टेप बताए थे उनमें अलग हो। उनमें से इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेज एक एंजाइम होगा जो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट को H2O के साथ मिलकर क्या कर देगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये क्या है, मैग्नीशियम डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी इसमें मैग्नीशियम क्या होगा, एज अ कोफैक्टर यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तीसरा जो स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एक एंजाइम है उसकी हेल्प से। हमने देखा था जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता था हेक्सोकाइनेस एंजाइम की हेल्प से। लेकिन अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो उसमें था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या थी, ये जो 3 इरिवर्सिबल प्रोसेस थी। तो पहला क्या था, पहला था पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो बन रहा था वो इरिवर्सिबल थी। दूसरा था जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट से फ्रक्टोज बन रहा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, वो इरिवर्सिबल थी। तीसरी थी इरिवर्सिबल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज। तो पहले वाले में तो क्या था, पायरुवेट बाहर था, फिर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, पायरुवेट ऑक्सिलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो मेलेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो साइटोसोल में आता है मेलेट, फिर ऑक्सिलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है, फिर देनो फॉस्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर और सारी रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस की तरह सेम होती है जब तक वो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट तक नहीं पहुंच जाता है। जब वो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट तक पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज 1 बिस्फॉस्फेटेज एंजाइम क्या कर देता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद एक रिएक्शन वैसी होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाने के लिए क्या, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो क्या हो गया, हमारा पायरुवेट से हमारा ग्लूकोज बन गया, और हमें यही चाहिए था, पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना था। ठीक है, तो क्या होता है, जो इसके लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, जो ईआर होती है हिपेटोसाइट सेल्स की जो ईआर होती है, और जो रीनल सेल्स की ईआर होती है, उसके ल्यूमेन साइड मतलब हमने देखा है ना, ये न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, ईआर 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 होती है ना, तो ल्यूमेन साइड मतलब अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ क्या होंगे, इसके लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, किसमें, ईआर में, हिपेटोसाइट सेल से रीनल सेल। जो मसल सेल्स होती है और जो ब्रेन टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, उनमें ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, ब्रेन में और मसल में। इसके अलावा जो भी ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू लीवर और किडनी में, तो ये क्या होता है, डिलीवर्ड कर दिया जाता है ब्रेन को और मसल्स को, क्योंकि मसल्स में तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, तो वो तो खुद से ग्लूकोज नहीं बना सकता है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से। तो वो क्या करता है, जो लीवर में बनता है, जो किडनी में बनता है, वो ब्रेन को और मसल्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, क्योंकि ब्रेन एनर्जी कहाँ से लेता है, ग्लूकोज से। मैक्सिमम एनर्जी ब्रेन जो हमारा लेता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में लेता है, और ब्रेन का एनर्जी लेना बहुत ज़रूरी है, तभी ब्रेन हमारा फंक्शन कर पाएगा। तो कहाँ से, जब हम मील में हो, जब हम क्या होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, या फिर बहुत लंबे टाइम तक खाना नहीं खा रहे होते, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक है, तो हमें ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में इस लेक्चर में पढ़ा, क्या है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।